आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम क्या है? आपको इनिशियल में इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने सारा सब कुछ बताए थे चैप्टर के नाम। पीआरई, पीआरई स्टैंड्स फॉर पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन। तो ये हमारा चौथा चैप्टर है। इसका हम आज करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड कवर, जिसको हम बोलेंगे पीआरई 1। तो इस स्टैंडर्ड में जो जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। इस पीआरई चैप्टर में, चैप्टर 4 में 8 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे 1 बाय 1, और 53 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये सब हम 1 बाय 1 एक एक क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है? तो मैं आपको एक क्लास में एक स्टैंडर्ड ही पढ़ाऊंगा जिससे आपको समझ में आए। सो आज हम कवर करते हैं पीआरई 1। अब पीआरई 1 क्या है? मेनली जो पीआरई 1 स्टैंडर्ड है वो है आपका, बात करता है पेशेंट। देखिए, वैसे तो इसका नाम है पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, तो इसमें पेशेंट के राइट्स के बारे में, फैमिली के राइट्स के बारे में बात की जाएगी और उसके एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। लेकिन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड में किन किन बातों को कहा गया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है कि हमको अपना पेशेंट राइट्स अपने हॉस्पिटल में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एक रोबस्ट पॉलिसी बनाना होगा, डॉक्यूमेंट करना होगा क्या क्या पेशेंट के राइट्स हैं, क्या क्या पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बेस्ड ऑन पेशेंट चार्टर, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी की जो गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाना होगा। क्लियर है? सो वैसे तो एनएबीएच ने भी अपने स्टैंडर्ड्स में पेशेंट एंड पेशेंट्स एंड फैमिली के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बात की है, एक एक पॉइंट को कवर किया है। लेकिन लेटेस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी क्या कहती हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है उसमें कुछ और पॉइंट्स हम ऐड कर सकें। क्लियर है? सो बेटर पॉलिसी बनाने के लिए हमेशा आपको रेफरेंस लेना है जो लेटेस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है उसमें क्या गाइडलाइंस हैं। नाउ द पॉलिसी आप जो बनाएंगे वो तो बनाएंगे, आपकी रोबस्ट पॉलिसी होगी इस पूरे चैप्टर की, पेशेंट एंड राइट्स एंड एजुकेशन या पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। आपको जो फाइनल हुए हैं पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपकी पॉलिसी में डिफाइंड हुए हैं, उनको आपको डिस्प्ले करना होगा। अब जब मैं डिस्प्ले की बात कर रहा हूं, पेशेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो मैंने पहले भी बात की है कि जहां जहां पेशेंट इन्वॉल्व है वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी वो कैसी होगी? बाइलिंगुअल। सो बाइलिंगुअल आप समझते हैं, 1 इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, और 2nd इज लोकल लैंग्वेज। तो आपके एरिया में जो भी लोकल लैंग्वेज है, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाबी, अगर आप दिल्ली से हैं तो हिंदी, जिस भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, जो भी भाषा आपके यहाँ लोकल में बोली जाती है वो आप दूसरी भाषा उसको, और पेशेंट एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में आपको पेशेंट के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्प्ले करना है। क्लियर है? कुछ कुछ जगह जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3 लैंग्वेज में करते हैं, इंग्लिश, हिंदी जो कि मैक्सिमम प्लेस पे बोली जाती है, और 3rd लोकल लैंग्वेज। और मैंने साइनेज के बारे में बात की थी, तो बेस्ट साइनेज क्या होते हैं वो अगर आपको याद हो तो
किसी भी साइनेज को अगर हम डिस्प्ले करते हैं, मान लीजिए चाहे हम पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्प्ले करते हैं, तो इसमें NABH में डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि साइन लैंग्वेज का यूज जरूर किया जाए। क्योंकि देखिए, इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन है, जिसने इंग्लिश पढ़ी हुई है उसको समझ में आती है, हिंदी जिसने पढ़ी हुई है उसको हिंदी समझ में आएगी, लेकिन साइन लैंग्वेज सबको समझ में आती है। जो भी देख सकता है अपनी आंखों से, एटलीस्ट उसको साइन लैंग्वेज समझ में आती है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि साइलेंस का अगर साइनेज लगाना है, कीप साइलेंस, तो हमारा साइनेज इस टाइप से करके हम बनाते हैं ना। नो स्मोकिंग का अगर हम साइनेज बनाते हैं तो हम सिगरेट बना के उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगाते हैं ना, तो साइन लैंग्वेज से ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेशेंट के हैं उसके साथ साथ आप एक पिक्चर भी डेवलप करें, उसको डिस्प्ले करें साथ में, तो ज़्यादा अच्छे से पेशेंट समझ सकता है, उसको ज़्यादा अच्छे से पता लग सकता है कि उसके क्या अधिकार हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट भी बार बार पे क्या नोटिफाई कर रही है, जागो ग्राहक जागो। तो पेशेंट को तो यहां पर पेशेंट क्या है, कस्टमर है, पेशेंट की फैमिली क्या है, कस्टमर है। तो हमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उसको पूरी इंफॉर्मेशन जो उसके अधिकार हैं वो बताने होंगे। ठीक है? सो डिस्प्ले करेंगे आप बाइलिंगुअल, कहां पर करेंगे? ऐसे एरिया में करेंगे जो विजिबल हो इजीली। किसको? पेशेंट्स को, विजिटर्स को, उसकी फैमिली को इजीली विजिबल हो। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रिसेप्शन एरिया में डिस्प्ले करिए, हर फ्लोर पे डिस्प्ले करिए। IPD पेशेंट्स के लिए, IPD पेशेंट्स के लिए आप पेशेंट को काउंसल भी करेंगे। ठीक है? पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज IPD पेशेंट्स के लिए आपको उसकी काउंसलिंग भी करना है, क्योंकि NABH का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ये भी बात करता है कि हमको इसको प्रमोट करना है। सो प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे? IPD पेशेंट्स के लिए हम पैम्पलेट्स वगैरह बना के उसको एजुकेट कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, पेशेंट से साइन ले सकते हैं। OPD में क्या करेंगे? OPD में आप स्टैंडीज रख के वहां पर पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप उसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज में वहां पर रख सकते हैं, या आप टेलीविजन लगा के उस पर कंटिन्यूसली डिस्प्ले चला सकते हैं पेशेंट के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट होती है, जिसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं कि बिलिंग के लिए क्या पॉलिसी है, एडमिशन की क्या पॉलिसी है, राइट, कौन कौन सी रूम की फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक टैरिफ क्या है, वो सब डिटेल्स उसमें होती हैं। तो आप उसी में इंक्लूड कर सकते हैं पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाइलिंगुअल, इंग्लिश एज वेल एज योर लोकल लैंग्वेज। तो ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पॉलिसी जो आपने डेवलप किया है बेस्ड ऑन दी स्टैट्यूटरी पेशेंट्स चार्टर गाइडलाइन, उसके बेसिस पे जो आपने बनाया है उसको आपको डिस्प्ले करना है, एक्टिवली प्रमोट करना है आपको। अब बात करेंगे हमने डिस्प्ले कर दिया, प्रमोट कर दिया, IPD पेशेंट की काउंसलिंग कर दी, OPD पेशेंट्स को डिस्प्ले कर दिया टेलीविजन के थ्रू, या फिर पैम्पलेट्स वगैरह हमने रख के, या पेशेंट इंफॉर्मेशन बुकलेट दे के। अब जब इतनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? सो इस स्टैंडर्ड में बात होती है कि पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एजुकेट करना स्टाफ को। स्टाफ को एजुकेट करना है, पेशेंट के राइट्स क्या हैं अच्छे से उनको बताना है। और फिर स्टाफ का जो कंडक्ट हो
उसमें पॉजिटिवली ये शो हो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी हुई है, पेशेंट के राइट्स, फैमिली के राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो फिर ये स्टाफ के बिहेवियर में दिखना चाहिए, शो होना चाहिए, तो पता लगेगा कि आप पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर स्टाफ को पता होगा तो ही जहां पर भी इन्फ्रिंजमेंट होगा या ब्रीच होगा पेशेंट के राइट का, उसके अधिकार का, जहां पर भी ब्रीच होगा, स्टाफ को पता होगा तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। सो इस स्टैंडर्ड में ये भी बात होती है कि अगर पेशेंट के राइट्स का वायोलेशन हो रहा है तो उस केस में कंसर्न्ड अथॉरिटी को, जो मैनेजमेंट है, जो उसके लिए आपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया हुआ है, उसके पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन कैसे जानी चाहिए? अगर स्टाफ इनको पता चलता है, स्टाफ को अवेयरनेस होती है कि कोई ब्रीच हुआ है, तो स्टाफ इंसिडेंट फॉर्म फिल करेगा, प्रॉपरली इंसिडेंट फॉर्म फिल करेगा, जिसमें डिटेल होगी कि क्या ब्रीच हुआ है, कैसे ब्रीच हुआ है, मतलब पेशेंट के राइट्स, अधिकारों का हनन हुआ है, कैसे हुआ है, वो डिटेल इसमें होंगी। अगर यही पेशेंट करता है तो, मतलब अगर पेशेंट बताता है कि मेरे राइट्स का वायोलेशन हुआ है, तो पेशेंट कैसे बताएगा? तो आप इसके लिए फीडबैक फॉर्म डेवलप कर सकते हैं। उस फीडबैक फॉर्म में पेशेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वर्डिंग भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि पेशेंट उस पर टिक मार्क कर सके, गोला लगा सके, या फिर समझ रहे हैं कि इस वाले राइट का मेरा जो है ब्रीच हुआ है, और उसको पता भी चल जाए कि मेरे राइट्स हैं। तो फीडबैक लेंगे और जब वो पढ़ेगा उन राइट्स को, तो एक्चुअल में हमें पता लगेगा कि किसी राइट्स का ब्रीच हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, या उसका हनन हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो उससे फीडबैक लेंगे। फीडबैक में अगर वो कहता है नहीं, मुझे को सारे राइट्स मिले हैं, तो बेटर है हमारी केयर, हमें पता लग जाएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, मेरे इस राइट का इन्फ्रिंजमेंट या ब्रीच हुआ है, मान लीजिए पेशेंट को नहीं बताया गया कि कौन डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, या पेशेंट को नहीं बताया गया कि उसका कॉस्ट कितना लगेगा, तो वो बता सकता है कि मुझे कॉस्ट के बारे में बताया नहीं गया था। तो जो भी उसका राइट का वायलेशन हुआ है उसके बारे में पेशेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, बता सकता है। और जब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी मैनेजमेंट के पास, यानी कि वायलेशन के बारे में जो भी स्टाफ है जिसने कंप्लेंट किया है मैनेजमेंट को, उनके पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, टॉप मैनेजमेंट को पता चल गया है कि किसी भी पेशेंट के राइट का वायोलेशन हुआ है, तो उस जगह क्या करना होगा? डेफिनेटली एक्शन लेना होगा। सो जो भी एक्शन लिया जाएगा वो डॉक्यूमेंट भी करना होगा। तो इसके लिए प्रॉपर आप एक कमेटी भी रख सकते हैं, जो कुछ हॉस्पिटल्स में पेशेंट वेलफेयर कमेटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो उस कमेटी में इस टाइप के इश्यूज को डिस्कस किया जा सकता है, उसमें क्या एक्शन लिए गए उसको डिस्कस किया जा सकता है, और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है वो सब चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। क्लियर है? तो पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पेशेंट एंड फैमिली राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो पहला स्टैंडर्ड में, उसमें यही सब बातें कवर होती हैं। क्लियर है? चलिए।